हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम अभी डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत की। तो जैसा कि हमें पता है कि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो ये ऊर्जा मिलेगी कहां से, उन्हीं को हम स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, है ना। जहां से ऊर्जा मुझे मिलेगी वही तो है ऊर्जा का स्रोत। तो इनको हमने क्या किया था कि हमने इनको कैटेगराइज किया था। ऊर्जा के तो बहुत सारे स्रोत है भाई, है ना, अलग अलग तरीके की ऊर्जा है। तो कौन सी ऊर्जा कहां से मिलेगी, किस तरीके से उस ऊर्जा का मैं उपयोग करूंगा, और उपयोग होने के पश्चात उस ऊर्जा के दौरान जो चीजें चली थी वो कहीं किसी भी तरीके का पर्यावरण को तो नुकसान नहीं पहुंचा रही। इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने कैटेगराइज किया था, दो कैटेगरीज हमने बनाई थी। एक हमने बनाया था उसकी एबिलिटी के हिसाब से, मतलब नवीकरणीय और अनवीकरणीय। जिसको बार बार इस्तेमाल कर सके वो नवीकरणीय था, जिसको एक बार इस्तेमाल किया और खत्म हो गया वो अनवीकरणीय था। दूसरा हमने बनाया था किसके हिसाब से भाई, कि एक पारंपरिक, जो परंपरागत ढंग से काफी समय से चली आ रही है, और दूसरा था हमारा उसका वैकल्पिक। क्या हुआ कि जो परंपरागत जो तरीके चले आ रहे थे उसमें हमारे एनवायरमेंट के ऊपर बहुत सारे नुकसान देखने को मिलने लगे। हमें यह भी देखने को मिलने लगा कि भाई इसकी दक्षता जो है वो कम हो रही है। तो हमने उसको कैटेगराइज किया था कि वैकल्पिक व्यवस्थाओं के ऊपर चलते हैं। मतलब ऐसा कि जैसे हमने इसके अंदर अभी स्टडी किया हुआ है उसी की कंटिन्यूएशन में हम इसको देख रहे हैं कि ये परंपरागत तरीके हैं, जिसमें हमने तापीय ऊर्जा की बात करी, जल संयंत्र की बात करी कि भाई डैम लगाते हैं, उससे पानी बहाते हैं, वो जो पानी बह रहा होता है उसके रास्ते में हम लगाते हैं टरबाइन, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तापीय संयंत्र में हम भाई हीट प्रोड्यूस करते हैं, उससे पानी से भाप बनाते हैं, और वो भाप फिर टरबाइन को घुमाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक इसी तरीके से हमने जीवाश्मी ईंधन की बात करी, मतलब कोयले की बात करी, पेट्रोलियम की बात करी। तो बाकी ऐसा समझ में आता है कि भाई कोयला हो, पेट्रोलियम हो, ये जब पदार्थ जलते हैं मतलब इनसे हीट मिलने वाली है। शुरू के दो हमने अभी देखे उससे इलेक्ट्रिसिटी, इससे क्या मिलती है भाई, हीट। अब हीट मिलेगी, उसका कन्वर्जन आपने अलग अलग तरीके में देखा है कि जैसे पेट्रोलियम पदार्थ से जो मिलता है मुझे हीट, उसको कन्वर्ट करके मैं क्या करता हूं भाई, तो उसको यांत्रिक ऊर्जा में तब्दील करता हूं, व्हीकल्स चलते हैं उससे। और जो मुझे मिलती है कोयले से, कोयले को सीधे गर्म करते हैं, उससे भाई वो जो तापीय संयंत्र थे उसको चलाते हैं, मतलब उससे हीट मिलता है मुझे सीधे सीधे। कहने का तात्पर्य सिंपली ये है कि अगर आप देखें तो पेट्रोलियम पदार्थ जो हो गए, जीवाश्मी ईंधन जो है, उनको आपने बहुत अच्छे से देखा है और सबको ध्यान में है कि भाई उससे बहुत सारा धुआं निकलता है, पर्यावरण में 75 तरीके की नुकसान पहुंचाता है भाई, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो कुल मिलाकर के मुझे ऐसा समझ में आता है कि भाई ये जो कैटेगरी है इसका कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए, है ना। वैकल्पिक का मतलब क्या भाई, तो मैं ऐसी कोई सिस्टम बनाऊं जिससे दक्षता बढ़ जाए, ठीक है, ज्यादा एनर्जीज मैं उसे रिट्राइव कर सकूं, मुझे उसमें से कुछ जो मिल रहा था जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसका वायुमंडल में मिक्स होने से वायु प्रदूषण होता, उसकी कमी कर सकूं। तो ऐसी व्यवस्थाएं हमने ढूंढी, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, सोलर प्लांट्स है, ये वैकल्पिक व्यवस्थाओं में है, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। अभी इस सेशन में हम करने जा रहे हैं, वो चर्चा कर रहे हैं हमारे परंपरागत स्रोत के अगले और कुछ हिस्से। इसके पूर्व जैसा कि मैंने अभी बोला, जीवाश्मी ईंधन, तापीय संयंत्र और जल विद्युत संयंत्र। इनके बाद हम उसी कंटिन्यूएशन में अभी देखेंगे जैव मात्रा, बायोगैस और पवन ऊर्जा। अब भाई जैव मात्रा क्या है, ठीक है, इसके अंदर हम क्या स्टडी करने वाले हैं, तो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं भाई जो जैव अपशिष्ट है, या जो जीवित सेल्स हैं, जो जीवित पेड़ पौधे हैं, इनके मृत्यु पश्चात, इनके खत्म हो जाने के पश्चात इसको भी हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। जैसे हम उपले यूज करते हैं, ये क्या है भाई, जीव अपशिष्ट से बनता है, गोबर से बनता है, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे बायोगैस की। फिर से बायो आया,
जैव बोल रहा हूं, मैं बायो बोल रहा हूं। बायोगैस का मतलब है भाई जैव ही, है ना। तो जैव आता है, बायो कहीं भी आता है, इसका मतलब होता है वो लिविंग सेल्स की बात हो रही है, जीवित की बात हो रही है। अब चूंकि मुझे गैस बनना है इसमें से, तो हमें पता है कि भाई जब कोई भी चीज सड़ती है तो सड़ते समय बहुत स्मेल आता है ना, बहुत तीखा, इसमें बहुत तीव्र स्मेल आता है। अब वो स्मेल एक्चुअली क्या है, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्या वही बायोगैस है? क्या जैसे हमने सुना भाई गोबर को भी जब सड़ाते उसमें से भी गैस निकलती, क्या वो बायोगैस है? इसकी चर्चा भी हम करेंगे। या फिर हम ये भी बात करें क्या ये दोनों ही बायोगैस है। इसके साथ ही हम बात करेंगे इस सेशन में पवन ऊर्जा के बारे में। आप सभी को पता है, आप सभी ने खूब सारे इस तरीके की चीजें देखी होंगी कि जैसे पहाड़ी पठारी इलाके जहां हवा चलती रहती है हमेशा मैक्सिमम टाइम, वहां पे बड़े बड़े ऐसे खंबे गड़ाते हैं और उस खंबे पे बहुत बड़े बड़े फैंस लगा देते हैं जो क्या करता है, हवा से चलते रहती है कुछ इस प्रकार की। तो इसके बारे में करेंगे आखिर वो किस तरीके से काम करती है। हमने खूब देखे हैं ना, हमने मूवीज में देखे हैं, हमने कहीं बाहर आप निकले होंगे टूर पे या फिर आपके आसपास में होगा, तो भाई उससे भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। वो ऐसे पंखे हमने देखने के लिए, सुंदर लगने के लिए नहीं लगाया, हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इसके लिए लगाया है। तो हम अब डिस्कस करते हैं इन सभी के बारे में, एक एक करके समझते हैं कि कौन सा मेरे लिए किस तरीके का ऊर्जा स्रोत है, किस तरीके की ऊर्जा मुझे मिलेगी, क्या उसका एनवायरमेंट पर इंपैक्ट है। तो अब जब हमें पता चल चुका है इस सेशन में हमें क्या करना है भाई, तो शुरू कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक जैव मात्रा की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट जैव मात्रा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये भी बायो है ना, बायोमास कहते हैं इसको। अब बायोमास का मतलब क्या है भाई, तो मैंने बोला बायो शब्द जैसे ही आया दिमाग में एक बात तो फिट हो गई कि भैया वो जीवित की बात हो रही है ना, वो लिविंग की बात हो रही है। लेकिन अब मुझे क्या है, ये जैव मात्रा की जब बात कर रहे हैं, मैं जब एज ईंधन यूज करूंगा तो आपको पता है भाई जीवित का तो करूंगा नहीं, तो क्या करेंगे, तो वो जीवित चीज जब वो मृत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसके बाद उसका इस्तेमाल एज ईंधन करेंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं सबसे पहले ही ले लेता हूं लकड़ी, इसके बाद हम डेफिनेशंस की बात करेंगे, क्योंकि इधर पिक्चर तो बन जाए कि किसकी बात कर रहे हैं हम। तो भाई हम बात कर रहे हैं लकड़ी की। लकड़ी आपको पता है वो शुरू में क्या था, जीवित था। जीवित होने के बाद क्या हुआ भाई, तो पेड़ सूख गया, सूखने के बाद हम क्या करते हैं, उसको एज अ फ्यूल हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो जैव मात्रा की हम अगर बात करें तो जैव मात्रा मतलब कृषि व जंतु अपशिष्ट जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी, गोबर, सूखे तने, पत्ते इत्यादि। अब आप इसमें एक थोड़ा सा मतलब क्विक सा अपने माइंड को थोड़ा सा इसके ऊपर लेकर के आएंगे, आपको खुद ही समझ में आएगा कि मैंने जो एग्जांपल्स लिखे, जैसे लकड़ी रखा है, गोबर रखा है, सूखे तने, पत्ते, इन सब में आपको क्या एनालिसिस करना। आप इसमें एक बार थोड़ा सा माइंड लगाइए और सोच करके देखिए कौन कितना दक्ष है। दक्ष मतलब किससे कितनी ज्यादा एनर्जी हो सकती है। क्या मैं थोड़ी सी मात्रा जलाऊं खूब सारी एनर्जी मिल गई, या फिर कोई ऐसा है कि जिसको खूब सारा जलाऊंगा और थोड़ी सी एनर्जी मिल रही है। भंडारण कैसा इसका, इजीली रख रखाव है नहीं है, ये सब कुछ भी तो हमें एक अच्छे ऊर्जा के स्रोत के रूप में हमें ये सब भी तो कैलकुलेट करना होता है। तो ये मेरे माइंड में हमेशा है ना एक चेकलिस्ट कह लो, है ना। क्या चेकलिस्ट भाई, तो ये रख रखाव अच्छा है कि नहीं, दक्षता है कि नहीं, कितना भाई मुझे उष्मा देने वाला है, ये इजी टू कन्विंस है कि नहीं, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकता हूं नहीं ले जा सकता हूं, ये चेकलिस्ट हमारे माइंड में होना चाहिए। ठीक है, चीप है मतलब इजिली अवेलेबल है क्या, सस्ता है क्या, सबकी पहुंच में है क्या, कुछ खतरनाक गैसेस तो नहीं निकालता, ये सब एक चेकलिस्ट हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो उस चेकलिस्ट पे अगर आप इन सबको रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे मैं बात कर लूं सूखे पत्ते, अब खुद बताइए खूब सारा इतना सारा पत्ता इकट्ठा करूंगा तब तो जाकर के थोड़ी सी आग मुझे मिल पाएगी, है ना। तो मतलब ये मेरे लिए बहुत अच्छा सोर्स होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी होगा क्या, तो कहूंगा नहीं, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन है तो भाई उसको भी जला के यूज तो कर ही सकते हैं ना, इसलिए एग्जाम्पल पे है। वैसे ही जब तने की बात करें, सूखे तने की, तो जैसे सूखा तना हो गया मतलब वही लकड़ी की ही अल्टीमेटली हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरीके से हम इसको जलाएंगे तो भाई ये डायरेक्टली तो आग नहीं पकड़ने वाली, तो क्या करते हैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट वट करके फिर इसके बाद उसको आग पकड़ाते हैं। मतलब कुल मिला जुला करके मैं सिंपली कहना चाह रहा हूं कि भाई कौन सा इजीली भंडारण हो सकता है, कौन सा इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, किससे उष्मा कैसी मिलेगी, ये आप अपने माइंड में करते चलेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं इन्हीं सभी बातों को, इन्हीं सभी पॉइंट्स के आधार पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब एक चीज समझ में आती है कि बायोगैस मतलब जीवित जो था वो अमृत हो चुका है, उसको एज अ फ्यूल जब मैं इस्तेमाल करूंगा तो इसी को कहूंगा मैं जैव मात्रा। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूं कि भाई कोई ऐसी चीज जो कृषि अपशिष्ट हो या फिर जीव अपशिष्ट हो, अबे वो तने, वो पेड़, या फिर अगर मैं बात करता हूं फसल सूख गया तो अपशिष्ट ही हो गया ना।
उसी प्रकार से कोई जीव अपशिष्ट, मतलब जैसे गोबर, तो ये क्या है भाई, जीव के द्वारा मिलता है हमें, गाय भैंसों के द्वारा हमें ये मिलता है। अब ये क्या है भाई, तो वो तो अपशिष्ट पदार्थ है, लेकिन ये सड़ेगा, सड़ने के बाद इससे भी हम एज अ फ्यूल यूज कर सकेंगे। अगर मैं नहीं सड़ाया तो मुझे पता है उपले उपले बनते हैं भाई गोबर के, उसको भी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो कृषि व जंतु अपशिष्ट जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है उसी को कहते हैं जैव मात्रा। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है लकड़ी। लकड़ी जैव मात्रा का एक रूप है जिसे लंबे समय तक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। लकड़ी क्या है भाई, तो हमने कहा था ना कि इजी हो उसका इस्तेमाल करना, भंडारण इजी हो, तो इसको लकड़ी को बहुत समय तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना लकड़ी रखा है थोड़ी दिन में खराब हो जाएगी। जैसे सूखे पत्ते थे वो बहुत दिन नहीं चलेंगे, तुरंत ही वो सड़ने वाले हैं भाई, ठीक है ना। लकड़ी रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा, तुरंत नहीं सड़ जाएगा। तो लकड़ी का क्या सीन है कि भाई ये लंबे समय तक इस्तेमाल में ला सकते हैं। दूसरा, इसको अगर आप जलाएंगे तो इससे अच्छी ऊष्मा मुझे मिल जाएगी कंपैरेटिवली। अगर पत्तों की बात कर रहा हूं, गोबर की बात कर रहा हूं, तो इसके कंपैरिजन में मुझे लकड़ी से ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। तो भाई लकड़ी जो है इसके कुछ नुकसान भी तो होंगे, कुछ हानियां भी तो होंगी भाई। बेनिफिट तो समझ में आए, हानियां क्या होंगी। तो लकड़ी जैसे कि हमें पता है जब हम उसको जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है। अभी धुआं निकल रहा है जलते समय, तो मैं तो नहीं चाहता कि मेरा कार्बन जले ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और वो धुआं दे। मैं क्या चाहता हूं, मेरा कार्बन जले ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और वो क्या दे भाई, वो मुझे कंप्लीटली हीट दे, वो धुआं ना दे, क्योंकि धुआं भी कहीं ना कहीं मेरी दक्षता को कम कर रहा है। सिंपल सी बात, जैसे आपके पास में लकड़ी हो, जैसे बहुत सारे लोग जैसे घर में पूजन होता है या नॉल होता है, जब है ना वो क्या अग्नि कुंड जैसा बनाते हैं, उसके अंदर चीजें डालते हैं, जब धुआं धुआं सा भरता है तो वो कंप्लीट कंबशन नहीं है, वो पूर्ण दहन नहीं है, वो अच्छा दहन नहीं है। अगर उसी में क्या करते हैं भाई, तो उसके बाद उसमें है ना कुछ कैम्फर, थोड़े बहुत कपूर ऐसा डाल देते हैं या घी डाल देते हैं, उससे क्या होने लगता है, अचानक से वो आग पकड़ लेता है। आग पकड़ता है तो क्या होता है भाई, उससे लौ बनता है ना, ज्वाला उठती है और वो इजीली जला पाता है। तो उस समय जब ज्वाला उठती है तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो मैं क्या चाहता हूं कि भाई ज्यादा हीट प्रोड्यूस, यानी धुआं वहां ये सब चीजें ना निकले, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरी फ्यूल की इफिशियंसी को कम कर रही है। तो देखते हैं लकड़ी के जो हानि है क्या है भाई, तो जलने पर बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करती है, अधिक ऊष्मा नहीं दे पाती। भाई जब जलेगी धुआं उत्पन्न होगा तो ऊष्मा में तो कमी आएगी ही आएगी। इसके साथ ही अगर ये चीज मैंने कहा ना वो चेकलिस्ट, उसी चेकलिस्ट पे चलो, ये मेरे सामने दो समस्याएं आ गई, इन दोनों समस्याओं को मुझे क्या करना है भाई, इनसे निजात पाना है। तो मैं कुछ तकनीकी अपना करके इससे कुछ हद तक निजात पा सकता हूं। तो क्या किया मैंने, जरा देखते हैं। उपकरणों की तकनीकी में सुधार करके परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की दक्षता बढ़ाई जा सकती है, जैसे लकड़ी से चारकोल बना देंगे। क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो ग्रीन एनवायरमेंट हो, मतलब उसमें बहुत ज्यादा इस तरीके की विषैली गैसें ना मिक्स की जाए, क्योंकि वो हमारे लिए एक प्रॉब्लमैटिक है ना, हमारे लिए समस्या है। तो क्या करें भाई, तो इस लकड़ी को सीधे ना जलाऊं, मैं इसको चारकोल में बदल दूं, तो मुझे कोई दिक्कत यहां पे देखने को नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी, तो मैं जैसे इसको चारकोल में बदलूंगा ना, क्या होता है कि मैं ऑक्सीजन की कम प्रेजेंस में, ठीक है ना, ऑक्सीजन की कम प्रेजेंस में मैंने इस लकड़ी को जलाया। जैसे अभी आपको ये कंडीशन लकड़ी की दिख रही है, आपको दिख रहा होगा इसका पूरा बाहरी का आवरण जो है वो जला जला सा। अब इसको क्या कीजिए, पानी डाल करके बुझा दीजिए, ठीक है ना। तो मतलब जो धुआं वाला जो पोर्शन था ना वो जल चुका, वो खत्म हो चुका। अब ये जब इस अवस्था में आ गया तो काला काला हो जाता है भाई, कोयले जैसा ही देखता है। बहुत सारे लोग इसको है ना जनरली कोयला ही कह लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या है भाई, ये चारकोल कहलाता है। क्या किया है, कार्बन को ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में इसको जला दिया तो एक इसमें कन्वर्ट हो गया अब चारकोल में। अब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं और उसको जब जलाते हैं ना तो उसमें फ्लेम नहीं उठता। जैसे लकड़ी को आपने जला तो उसमें फ्लेम आती है, लेकिन जब आप चारकोल को जलाएंगे तो उसमें फ्लेम नहीं आता मतलब धुआं नहीं होगा, लंबे समय तक आग उसमें बना रहेगा, धुआं नहीं निकलेगा, मतलब वो कंप्लीट कंबशन की तरफ बढ़ रहा है। देखिए कंप्लीट कंबशन एक टर्म जो मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका तात्पर्य होता है कि पूर्ण दहन, पूरी तरीके से जल जाना, मतलब राख भी नहीं बचना, ऐसा जले कि उसके अंदर राख भी ना बचे। लेकिन मुझे पता है मैं जब लाऊंगा तो थोड़ा बहुत राख तो बचेगा, तो मतलब ये कंप्लीट कंबशन की तरफ बढ़ रहा है।
लकड़ी को जलाएंगे तो अलग मैटर है, लेकिन जब आप चारकोल को जला रहे हैं ना, तो चारकोल को जलाते समय क्या होगा कि ये इसमें राख कम बचेगा कंपैरेटिवली। तो मतलब क्या हो रहा है भाई, ये बढ़ रहा है पूर्ण दहन की तरफ, तो दक्षता बढ़ गई ना। हमने क्या किया भाई, पहले उसको लकड़ी को जलाया, उसको बुझा करके उसे चारकोल बना ली। आपने इस चीज को देखा होगा बहुत सारे ऐसे जगह जहां पे मतलब अभी एलपीजी वगैरह की उपलब्धता नहीं है, ऐसे दुकानों पे जो हलवाई यूज करता है वो इस तरीके के काम करते हैं, वो ऐसा एक भट्टी रखते हैं, है ना। वो क्या कहते हैं भाई, इस तरीके का एक भट्टी होता है उनके पास। उस भट्टी में क्या करते हैं, इधर साइड से ऐसा पूरा पैक बनाते हैं और यहाँ पे एक विंडो बना लेते हैं। अब इस विंडो में क्या कहते हैं, एक फैन लगा देते हैं, शायद आपने देखा हो ऐसा। तो यहाँ पे एक फैन लगा देते हैं। फैन से क्या करते हैं, तो इसके अंदर एक रिटार्ड जैसा एक ऐसा खड़ा सा बीच से ऐसा गोल एक और सिलिंड्रिकल जगह छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये आवरण जैसा मिट्टी की या किसी चीज की बनी हो, है ना, मेटेलिक भी हो सकती है, मिट्टी की भी हो सकती है। ये बीच में ऐसा गोल सा ये खाली जगह भी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से जब यहाँ पंखे से हवा करेंगे ना, तो इसमें पूरी जगह ऑक्सीजन इजीली जाए। और इसमें साइड साइड में ऐसा ये चारकोल भर देते हैं। ये चारकोल भर दिया, अब ये लंबे समय तक इसमें आग बना रहता है, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, लंबे समय तक आग बनाए। जैसे मुझे ज्यादा हीट चाहिए तो यहाँ पे ये फैन को चालू कर देते, बोले थोड़ा सा फैन चालू कर दो, इसमें ऑक्सीजन पहुंचने लगी तो इसकी ज्वाला जो है ना वो थोड़ी तेज हो जाएगी, मतलब ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगेगा, ठीक है। और नहीं तो छोड़ दो, धीरे 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 जल रहा है और धुआं बिल्कुल नहीं होगा। तो मतलब इस चीज को इंडोर में भी यूज कर सकते हैं। या फिर अगर हम बात करते हैं जैसे जो अंगीठी जो जलती है वो इसी चीज से चारकोल से जलाते, भाई धुआं नहीं उत्पन्न होता, ठीक है ना। ठंड के दिनों में या कोल्ड कंट्रीज हैं या कोल्ड स्टेट भी बेसिकली वहां पे अंगीठी जलाते हैं। अब वो भाई ऐसा करे लकड़ी जलाए तो यार धुआं ही धुआं हो जाएगा पूरे घर में। तो क्या कहते हैं, चारकोल जला। चारकोल से क्या समझ में आया कि भाई मैंने जो धुआं वाला पोर्शन था उसको खत्म कर दिया है, अब उसमें प्योरली कार्बन बचा और उसको पूरे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस मस्ट है, ऑक्सीजन को मैंने कंप्लीटली उसके अंदर दे दिया, तो भाई उससे हीट मिलेगी, मुझे धुआं एंड ऑल नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं एक बार, चारकोल जो है लकड़ी को वायु की सीमित मात्रा में, जो मैं अभी कह रहा था ऑक्सीजन की कम प्रेजेंस में, ठीक है ना, वायु की सीमित मात्रा मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन की बात हो रही है, वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने से उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में चारकोल मिलता है। धुआं क्यों बन रहा था, क्योंकि उसके अंदर है ना जल, मॉइस्चर था, ठीक है, वाष्पशील पदार्थ थी, वही तो मॉइस्चर के फॉर्म में था, वाष्प के फॉर्म में बदला तो भाई धुआं बन गया, वो जला नहीं, ठीक है ना। तो जैसे आप है ना लकड़ी गीली करके उसको जलाएं, देखिए उसमें बहुत ज्यादा धुआं आएगा, वो कभी लौ पकड़ ही नहीं पाएगी। रीजन क्या है भाई, तो उसमें जो वाष्पशील पदार्थ है वो पहले ही थोड़ी सी हीट बढ़ रही है, वो उसकी वजह से वो उड़ने शुरू हो रहे हैं, वो कंबशन तक की हीट पहुंच ही नहीं पा रही है, ठीक है ना। तो मतलब किसी भी चीज को जलाने के लिए उसका एक इग्निशन टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। क्या होता है भाई, उसकी एक इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है एक मिनिमम टेम्परेचर जिस पर वो जलना प्रारंभ कर दे, ठीक है ना, एक मिनिमम टेम्परेचर जिस पे वो जलना प्रारंभ करेगी, इसी को उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। अब ऐसा कैसे समझ में आता है, तो मैं आपको कहूं कि एक काम करिए, एक लकड़ी का इतना बड़ा सा टुकड़ा लीजिए और माचिस लीजिए, इसको आग लगा दीजिए। और दूसरी तरफ मैं आपसे कहता हूं कि नहीं, आप है ना एक पेपर लीजिए, यह पेपर, और एक माचिस लीजिए और इसको आग लगाइए। तो आप देखेंगे कि भाई ये लकड़ी का जो टुकड़ा था इसको मैं आग नहीं लगा सकता माचिस से, लेकिन इस पेपर को, ये पतले सा जो पेपर है उसको मैंने माचिस से जला, आग लगी। इस लकड़ी को मुझे जलाने के लिए कई बार को, अगर आपने कैंपिंग करी हो या आपने देखा हो इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं भाई, खूब सारा इकट्ठा करते हैं पत्ते, या फिर हम क्या इकट्ठा करते हैं भाई, ऐसी चीज जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो, पेपर वेपर ये सब कुछ, और पहले इस पेपर को जला देते हैं। ये जब जलने लगती है तो धीरे 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 क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ता है और इस लकड़ी के इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। लकड़ी के इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा तो लकड़ी जलना शुरू, ठीक है ना। मतलब लकड़ी का क्या है भाई, इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है। अच्छा सिर्फ ऐसा ही नहीं, एक और एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। आपके पास में जो बुक है कोई से भी, वो बहुत सारे पेजेस से मिलकर के बने, अब एक पेज जो है वो तो जल गया, पूरी की पूरी ऐसी बुक अगर कहीं रखी हो और उसको मैं माचिस से जलाने की कोशिश करूंगा, सेपरेट पेज करके नहीं, दूसरे साइड से जहां पे पूरा बंच हो, वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गया, एक साथ बहुत सारे पेजेस आ चुके हैं, ठीक है ना। मतलब वह न्यूनतम तापमान जिस पे वो जलना प्रारंभ कर दे, वही उसका इग्निशन टेम्परेचर है। तो उसी प्रकार से इसमें हमने क्या किया भाई, जब हमने चारकोल बना लिया इसको, ठीक है ना,
चारकोल बनाने के बाद हम ऐसा देख रहे थे कि वहां पे जो ज्वलनशील पदार्थ नहीं था, मतलब वाष्पशील पदार्थ था, वो पहले ही खत्म होने लगा। अब वाष्पशील पदार्थ है, मैंने टेम्परेचर दिया, वो वाष्प बनाने में मेरा टेम्परेचर खर्च हो गया, तो मेरी इस लकड़ी को जलाने तक का टेम्परेचर पहुंच ही नहीं पाया। इसीलिए चारकोल बनाना बेनिफिशियल हो जाता कि ये सब जितने ना धुएं वाले ये पहले ही खत्म कर दिए, अब जो बचा वो प्योर कार्बन है, अब वो सिर्फ जलेगा, सिर्फ हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, मैक्सिमम बेसिकली, है ना, सिर्फ कहने का मतलब मैक्सिमम, हम ये नहीं कहते कि ये जल करके कंप्लीट कंबशन दे देगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन यहां पे दिख रही है आपको जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि लकड़ी को ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में जब जलाया जाता है तो हमें मिलता है भाई चारकोल। ठीक है, चारकोल जैसा कि और एक यूज है, यहां तो हम हीट की तरह कर ही रहे हैं, हम एक छोटे सा और करते हैं, जैसे ड्राइंग एंड पेंटिंग्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है चारकोल का। ठीक है ना, चलिए हम अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चारकोल लकड़ी से बेहतर ईंधन क्यों है? आखिर चारकोल बनाने का क्या फायदा, इतनी मेहनत क्यों करें? तो इस वजह से कह रहे हैं कि भैया वो बिना ज्वाला के जलती है। यही अभी डिस्कस करते हैं कि उसमें ना ज्वाला नहीं होती। देखिए कुछ इस तरीके से जलता है, इसमें अगर आप देखें ऐसे लपटें जो उठती हैं उससे लपटें नहीं उठेंगी, और हीट बहुत ज्यादा है, अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है। भाई जब ज्वाला बन नहीं रही उस तरीके से तो धुआं निकलेगी नहीं। ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता, जो क्षमता है वो अधिक है, इसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलिए इसमें आपने देखा है इस तरीके में बहुत सारे जो लोहे का जो काम करते हैं, जो लोहे को पीटते हैं, लोहे को गर्म करना होता है, तो चारकोल में गर्म करते हैं। अगर वो लकड़ी में करे तो नहीं होगा क्या? तो होगा ना भाई, लेकिन वो इतना ज्यादा इफिशियंट है ना, बहुत सारा लकड़ी जलाना पड़ेगा, धुआं अलग होगा। ये कैसा होता है, थोड़ा सा भी चारकोल डाला, उसके अंदर वो लोहे की चीज डाली और जला लिया, मतलब उसको गर्म कर लिया, तप्त अवस्था में ले आए। ठीक है, चारकोल की जगह आपने कोयले को भी देखा होगा, लेकिन हम यहाँ पे चारकोल की बात करें, बिल्कुल सेम, लुक्स लाइक सेम, है ना, कोयले जैसा वो चारकोल दिखने लगता है भी। चलिए, तो हमें कुल मिलाकर के समझ में आ गया कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास जो जैव मात्रा था, जो बायोमास था, उसको इस्तेमाल कर रहे थे हम एज अ फ्यूल, लेकिन उसमें दिक्कत आ रही थी कि वो क्या कर रहा है, पर्यावरण में प्रदूषण, उससे बचने के लिए हमने उसके तकनीक में परिवर्तन किया, हमने जैसे लकड़ी को चारकोल बना लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले पोर्शन पे इसमें। तो भाई दूसरा जो जैव मास है हमारा वो है गोबर के उपले। ये आपने बहुत देखे होंगे, है ना, और हमारे इंडिया में बहुत ही टैलेंटेड लोग होते भाई इसको बनाने वाले, क्योंकि जो पोजीशन में आप इसको देख रहे हैं उसको उसमें चिपकाना अपने आप में एक टैलेंट ही है ना। ऐसा लिया और दीवार पे ऐसा सीधा के सीधा चिपका दिया वहां तक जहां तक उनकी हाइट नहीं होती, तो भाई अच्छा टैलेंट है ये। ठीक है, और बहुत मेहनत लगती है। चलो तो भाई हम जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैव मात्रा का एक रूप, परंतु ईंधन के रूप में प्रयोग करने में कई हानियां होती है। ये क्या है, गोबर के जो उपले हैं ये जैव मात्रा का ही एक रूप है, लेकिन इसकी बहुत हानियां हैं। ठीक है ना, इस वजह से हमारे कंट्री में अब ऐसा मुहिम चला रहे हैं कि भाई इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल थोड़ा कम करें और हम एलपीजी की तरफ बढ़ें, क्योंकि इससे इसके जलने पर, ये चूंकि आपको पता ही है भाई ये गोबर के बने हुए हैं, है ना, ये गोबर को सुखाने के बाद बनते इस तरीके से उपले, और इनको जब जलाया जाता है तो चूंकि इनमें जो कार्बन का परसेंटेज है कंपैरेटिवली कम है, तो ये जलने के बाद उतनी ऊष्मा नहीं देते। ठीक है ना, मुझे ऊष्मा चाहिए, मतलब कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी है, यही आता है, इसी से निकलता है ऊष्मा। अब इसमें कार्बन के परसेंटेज ही कम है, तो ये जलने के बाद ऊष्मा भी कैसा देंगे, कम देंगे, और धुआं भी देंगे भाई। इसमें मॉइस्चर ज्यादा होगा कंपैरेटिवली, वाष्पशील पदार्थ ज्यादा होगा, तो ये धुआं भी ज्यादा देंगे। धुआं ज्यादा देंगे तो एटमॉस्फेयर में नुकसान पहुंचेगा भाई, हमारा वायु प्रदूषण बढ़ेगा। तो देखिए इसको जरा देख लेते हैं एक बार कि भाई बना कैसे, ये समझ में आ चुका। तो क्या क्या नुकसान है, पहला तो बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करता है। दूसरा, पूरी तरह दहन ना होने के कारण राख बचता है। भाई कंप्लीट कंबशन नहीं होगा तो राख बचेगा, मैंने बोला ना, पूर्ण दहन अगर होगा तो कुछ नहीं बचना चाहिए, राख तक नहीं। जैसा सिंपली अगर अपन बात करते हैं एलपीजी की, तो वो कंप्लीटली लगभग कंप्लीट जल जाता है, क्या कुछ राख बचती है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। कुछ स्थितियों में आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा वो काला काला सा छोड़ता है ना, जो भी बर्तन हम रखते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा बहुत काला काला जमता है, तो वो जो चीज है वो काइंड ऑफ ऐश कह सकते हो आप, वो कंप्लीट कंबशन नहीं है, मतलब थोड़े बहुत आते हैं एरर्स, लेकिन ऐसा तो नहीं जैसे लकड़ी को जलाया और नीचे ऐसा राख बच गया, है ना। अपन ने उपलों को जलाया, उपले जलने के बाद में बहुत सारा राख बचा, ऐसा तो एटलीस्ट नहीं होता। तो मतलब वो कंप्लीट कंबशन की तरफ बहुत आगे है, ये बहुत पीछे भाई, ये कंप्लीट कंबशन नहीं कर सकते। अगला,
इसमें भी कुछ काम करा जा सकता है। ये जो गोबर के उपले बना के हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें भी हम तकनीक में सुधार करेंगे और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम कुछ अन्य रूपों में। मैंने जो अभी चेकलिस्ट की बात करी थी, उन्हीं चेकलिस्ट पे इनको फिर से हमने नापा और हमने पाया कि भाई ये भी इस्तेमाल करने के लिए अच्छी चीज है, लेकिन बहुत सारे दिक्कतें आई और उन दिक्कतों को कंप्लीट करने, खत्म करने के लिए बेसिकली हमने एक तरकीब अपनाया और हमने अब क्या किया इसमें, तो इसको बना दिया भाई बायोगैस। देखिए है वही बायो, फिर से शब्द आया, मतलब है क्या चीज, सेम चीज है, जो जैव मात्रा था वही है, लेकिन अब तब्दील किस में कर दिया भाई, उसको बायोगैस के रूप में कर दिया। मतलब जो अब कृषि अपशिष्ट जो बची थी, जो जंतुओं के अपशिष्ट थे, उनको हमने लिया और उनको सड़ाया। गैस बनाना है ना भाई, गैस बनना है मतलब क्या, जो चीज सड़ती है तो स्मेल आता है। वो स्मेल क्या होती है, मतलब एटमॉस्फेयर में वो गैस फैल रही है, वही गैस तो हमको स्मेल के रूप में मिलती है। जैसे आपने देखा है गोबर क्या होता है भाई, सड़ने लगता है, थोड़ा सा पुराना होने लगता है तो बहुत तेज स्मेल आने लगती है। वो स्मेल क्या है, वही बायोगैस अल्टीमेटली। मतलब जो बायोलॉजिकल, मतलब जो जीवित सेल्स थे वो जब मृत होने लगे, या फिर अगर कोई अपशिष्ट है वो जब मृत हो रहा है, मतलब मृत होने का मतलब क्या होता है, उसका जब अपघटन होता है, ठीक है ना, जब उसका अपघटन होगा तो उससे निकलती है गैसेस, उसी को हम कहते हैं क्या, बायोगैस। एक सिंपल सा फंडा आपको ज्ञात होगा कि अगर एक गोबर जैसे मान लीजिए मिट्टी पे ऐसा पड़ा हुआ है, लंबे समय तक अगर पड़ा रहा तो वो थोड़े समय बाद आपको है ना मिट्टी जैसा दिखने लगेगा, वो खत्म हो जाएगा, वहां पे वो गोबर दिखेगा नहीं। थोड़े दिनों के बाद क्या होता है भाई, वो गोबर सड़ रहा है, सड़ने का मतलब भाई उसका अपघटन होना, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना। अब इन टुकड़ों में बांटेगा कौन, तो बहुत सारे ऐसे जीवाणु, विषाणु, कीटाणु हैं जो इस काम को अंजाम देते हैं। गोबर जैसे बहुत दिनों से पड़ा होता है, उसमें कहते हैं ना कीड़े चलने लगते हैं, वो कीड़े अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं भाई, वो उसको अपघटित कर रहे हैं। अपघटित मतलब उसके घटकों में तोड़ना। अपघटन का मतलब जैसे मान लीजिए एक है ना ऐसा वॉल बनी हुई है, अब उसका अपघटन करना है, तो वॉल का अपघटन क्या होगा भाई, तो उसमें से ईंट को बाहर निकाल लिया, सीमेंट बाहर निकालेंगे, उसमें से रेत बाहर निकाल दिया, पानी को बाहर कर दिया, सबको अपने अपने घटकों में तोड़ दिया। ऐसा ही कुछ, मतलब कोई चीज ABCD से बनी हुई है, अब मुझे एक कंप्लीट दिख रही है, उसको तोड़ करके A को अलग, B को अलग, C को अलग, D को अलग कर देना, इसी को अपघटन कहते हैं। तो वहां पे क्या करें, वो कीड़े मकोड़े जो लग रहे हैं गोबर के ऊपर, वो क्या करना चाहते हैं, उसको अपघटित, उसके विभिन्न घटक जो उसके मूल घटक थे उसमें उसको तोड़ देंगे, स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो होता क्या है, जब वो स्प्लिटअप्स हो रही होती है, जब उसके घटकों में उसको तोड़ रहे होते हैं, तो वहां से रिलीज होती है गैस, उसी गैस को हम कहते हैं बायोगैस, जिसका एक सबसे कॉमन नाम आपने सुना होगा, गोबर गैस, ठीक है ना। हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। अल्टीमेटली ये गोबर गैस किस प्रकार से होता है, किस तरीके से बनाई जाती है, इसका उपयोग क्या है, हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए गोबर गैस जो है वो मेनली जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसके हर एक पोर्शन की हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक सिंपल सी चीज देख करके आते हैं कि इनमें कौन कौन से तत्व मिलेंगे। आखिर ये अपघटित जब होंगे, जब टुकड़ों में बटेंगे, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो मेरे लिए काम की आ जाती है। तो देखिए गोबर, फसलों के कटने के पश्चात बचे अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट तथा वहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस का निर्माण होता है। देखिए बार बार एक चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर कोई चीज का अपघटन हो रहा है तो वो जल रहा है, उसे हीट निकल रही है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, वहां ऑक्सीजन है ही नहीं, या आपको कहीं लिखा मिला वायु की सीमित मात्रा, इसका मतलब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन वहां पे नहीं है और मुझे जलाने का मतलब है कार्बन को जलाना है ऑक्सीजन के साथ में। अब कोई ऐसी तत्व, कोई ऐसी चीज जिनके पास कार्बन तो है लेकिन उनका अपघटन बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो गया। अब बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका अगर अपघटन हो जाएगा तो वो चीज कार्बन कंटेनिंग होगी, कार्बन बहुत ज्यादा होगा उसके पास, जब उसको जलाएंगे तो उसका कार्बन यूज हो जाएगा। जैसे हमने जीवाश्म ईंधन में देखा था, क्या होता था भाई वहां पे, तो सालों लाखों सालों पहले पेड़ पौधे, जीव जंतु नीचे दब गए और उनका ऑक्सीजन से संपर्क टूट गया और वो अपघटित हुए, तो उनके पास का जो कार्बन है वो बचा रहा, उसी को कोयले के रूप में हम यूज करते हैं, उसी को पेट्रोलियम के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन से मैं क्रिया कराऊंगा तो भाई मुझे हीट मिल जाएगी, है ना।
तो मतलब समझ में इतना सा हमें आता है कि भाई मुझे क्या कराना है, ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में। देखिए क्या है, वायुमंडल में आगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होने से रोक नहीं सकते, उपस्थिति तो होगी लेकिन कम कर सकते, है ना, उसकी उपस्थिति क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो कम करने का मतलब, लिमिटेड करने का मतलब यह होता है कि हम कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स बनाएं जिसमें उसके ऑक्सीजन के प्रेजेंस को कम कर देंगे तो वो कार्बन मुझे अपघटित होने के बाद मिल जाएगा। और कार्बन किस में है भाई, तो वो सभी चीज जिनको जलाने के बाद काला अवशेष बचता है उन सब में कार्बन है। सबसे सिंपल सा डेफिनेशन, वो सब चीज जिनको जलाने के बाद अगर उसमें काला अवशेष बचता, भैया वो सब में कार्बन है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो चीजें हैं जितने अपशिष्ट, जैसे सब्जियों के सड़ने के बाद आप समझते हैं स्मेल आता है, मैं इसलिए स्मेल बार बार बोलता हूं ताकि आपको समझ में आए कि भाई वो स्मेल है, वो गैस है। अब गैस है तो अगर उसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में या लिमिटेड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब मैं उसको विघटित करूंगा तो वो कार्बन के रूप में बदलेगा और वो मेरे काम का है, ठीक है ना। तो क्या भाई, जैसे सब्जियों के अपशिष्ट की बात करें, वही मल की बात करें, मतलब वही गोबर की बात करें अल्टीमेटली, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस का निर्माण होता है। अपघटन के फलस्वरूप मुझे मिलता क्या है बायोगैस में, अल्टीमेटली मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं। तो बायोगैस में मुझे जो मिलता है वो मुझे मिलता है मीथेन, मुझे मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे मिलता है हाइड्रोजन, तथा मुझे मिलता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। मतलब मुझे क्या मिल गया भाई, मुझे मिल गया यहां से CH4 मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन, ठीक है, और इसी तरीके से हाइड्रोजन के सल्फाइड, ठीक है। तो ये चीजें मुझे अगर कहेंगे तो ये मुझे मिलती है किससे, बायोगैस के रूप में, ठीक। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम अभी सीखेंगे इसमें, ठीक है। जैव गैस को संपाचित्र के ऊपर बनी टंकी में संचित किया जाता है जिसे पाइपों के द्वारा उपयोग के लिए निकाला जाता है। अब आते हैं भैया इसके अंदर, मुझे टारगेट फिक्स हो गया कि मुझे क्या चाहिए भी, मुझे चाहिए CH4, CO2 मिलेगा ही, हाइड्रोजन मिलेगा ही, ठीक है ना। इन सबके ऑक्सीजन से मैं क्रिया कराने वाला हूं, तो ऑक्सीजन से क्रिया कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, मुझे मिलेगा वहां से ऊष्मा। अल्टीमेटली अगर हमने डिस्कस किया हुआ है, जैसा कि आप अगर पीछे क्लासेस में अगर बने हुए हैं हमारे साथ, तो आपने देखा होगा कि हमने डिस्कस किया था मीथेन के बारे में। मीथेन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है भाई वो 150 किलो जूल है। अगर 1 kg मीथेन को मैं जलाता हूं तो 150 किलो जूल मुझे एनर्जी मिलेगी। और इसको एनालाइज कैसे करेंगे, तो आप सिंपल समझ लीजिए, जो आपके LPG आती है ना वो 50 किलो जूल है, 1 किलो खर्च करेंगे सिर्फ 50 किलो जूल की एनर्जी मिलेगी, और उससे 150 3 गुनी भैया। जो टंकी सिलेंडर गैस की टंकी आपके यहां चलती है 2 महीने, ये चलती 6 महीने। मतलब ये तो समझ में आया कि इसमें जो बर्निंग एलिमेंट है जिसको जल के हीट देना है वो बहुत सारा है, ठीक है ना। लेकिन इसको निकालें कैसे, गोबर तो भैया बाहर खुले में सड़ जाएगा, उसको कलेक्ट कैसे करूं मैं इस गैस को, वो तो एनवायरमेंट में मिल रहा है। तो इसी के लिए हमने एक सिस्टम बनाया। हमने क्या किया, आप एक सिंपली देखें तो सबसे पहले एक बहुत नीचे तक गहराई में गड्ढा खोद दिया। गड्ढा खोदने के बाद हमने इस तरीके से, ये देखिए ये रहा गड्ढा, ये हो गया भाई। अब इसके अंदर सब कुछ फिक्स करेंगे। ये गड्ढा खुद गया। अब इस गड्ढे में हमने काम किया कि हमने शुरू में यहां पे एक बॉक्स बना दिया, और ये पूरा मिट्टी से भरा हुआ, ये बॉक्स बन गया, ये पूरा ऐसा मिट्टी से भरा हुआ, और इसमें एक ऐसा गुंबद रख दिया, ये रहा हमारा गुंबद। दूसरा साइड भी इसी तरीके से हमने ब्लॉक कर दिया, और इधर साइड में क्या किया भाई, तो ऐसा खुला सा एक टंकी जैसा ऐसा इधर साइड से भी बना दिया। अब इस तरीके का पूरा अरेंजमेंट बन गया। क्या करें, तो हमने सबसे पहले, जैसे हम गोबर को एज एग्जांपल लेकर के चलते हैं, गोबर लेकर क्या है, इस गोबर को पानी के साथ में क्या किया, मिक्स। गोबर और पानी दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तो एक स्लरी बन जाएगी, ठीक है ना। क्या बन जाएगी भाई, एक स्लरी टाइप, है ना, गाढ़ा सा बिल्कुल स्लरी। अब उस स्लरी को हम क्या करते हैं, यहां पे डाल देते हैं। ये एंट्री पॉइंट है इसकी, यहां स्लरी डाला आपने। अब यहां पे देखिए, यहां पे जगह है भाई, ये होता हुआ यहां पे आ गया। अब ये गड्ढा था नीचे, तो आएगा भाई, जैसे डालेंगे उस स्लरी तो क्या होगा, वो नीचे डूब जाएगा इसके अंदर। अब इसमें क्या होगा भाई, ये इसमें जाकर के इकट्ठा होने लगे। ये सिर्फ एक दिन का नहीं है, बहुत सारा गोबर चाहिए, बहुत सारा। ऐसा नहीं 2-4 गाय हैं उससे ये पूरा भरपाई हो जाएगा, नहीं हो पाता भाई, थोड़ा सा ज्यादा गोबर चाहिए। अब ये जो गोबर ये बहुत दिन का भी है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में वो गोबर डाला और निकाल लेंगे, नहीं,
ये गोबर डाला पानी के साथ मिक्स करके स्लरी के साथ में ताकि वो सड़े। अब इसमें ये इकट्ठा है, अब ये गोबर सड़ रहा है, सड़ेगा तो क्या करेगा भाई, तो सड़ेगा तो यहां पे बनेंगे गैसेस, और ये गैसेस यहां पे निकलती चली जाएंगी। ये ऊपर गुंबद जैसा जो बनाया था ना वो इसीलिए बनाया था, ठीक है ना, ये गुंबद नुमा जो बनाया था वो इसी के लिए बनाया था। अब क्या होगा भाई, तो इस गुंबद नुमा में जाकर के क्या होने लगी, वो सारी गैसेस इकट्ठी होने लगी। ठीक, अब गैसेस तो मेरी मिल गई, क्या कर दूं मैं, तो मैंने यहाँ पे एक नॉब बनाया, ये पाइप बनाया और ये नॉब बनाया, यहां से मैंने इस गैस को बाहर कर लिया, वापस इसको ले जाकर के भाई जो गैस बर्नर आपको एलपीजी में यूज होता है उसी तरीके से गैस बर्नर को दे देंगे, हीट प्रोड्यूस करेगा। मैं अगर चाहूं तो भाई इसके अंदर में ले जाकर के उन गैसेस को, अगर एक फिलामेंट आता है, ठीक है ना, उन फिलामेंट्स को कपड़े की ऐसी जाली जैसी आती है उसमें लगा करके अगर मैं जला दूं तो लाइट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आपने अगर इस तरीके के लाइट्स देखे हो, मतलब थोड़ा सा ओल्ड फैशन्ड हो गया, हो सकता है आपने नहीं देखे हो, बट ऐसी भी चीज होती थी भाई, वो जो एलपीजी गैस होता है उसके ऊपर एक ऐसा मैं बनाता हूं, ये हमारी एलपीजी गैस की टंकी है, वो छोटी वाली जो टंकी आती है उसमें इस तरीके से एक पाइप लगा होता था, यहां पे कपड़े की जाली जलाते थे और ये गैस की वजह से ये जल रही होती थी। ठीक है ना, इसको फिलामेंट ही कहते हैं, तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस गैस को भी, ये तो गैस की इस्तेमाल होगी। अब क्या करूं मैं, ये जो मैं इसके अंदर भरे जा रहा हूं, इसका क्या होगा, तो ये जो मैंने इसके अंदर भरा है गोबर स्लरी, अब ये अपघटित हो रहा, सड़ रहा है, खूब स्मेल आ रही है, वो जितनी स्मेल आ रही है समझिए वो सब के सब गैस के रूप में बाहर आ रही है। अब ये अब क्या होगा, ये अब यहां तक भरा है तो ये तो खुला ही एरिया है ना, ये यहां तक पहुंचेगा भाई, ठीक है ना, ये यहां तक पहुंचा, मैं यहां से क्या करूंगा, यहां से अब उठा करके इस गोबर को अब मैं बाहर कर दूंगा। जो मैंने इस गोबर को बाहर किया है, अब एज अ उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में हम इसको अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये देखिए, हमने इससे गैस भी निकाल लिया, उसका हमने इस्तेमाल भी कर लिया, और जो यहां से बचा वो बचे हुए पोर्शंस को, उसको हम उठा करके खेतों में डाल सकते हैं। मतलब खेतों की उर्वरा शक्ति भी बढ़ रही है, मतलब पूरा कंप्लीट यूज हो गया भाई, वो मिट्टी में जाएगा, मिक्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो पूरी तरीके से अपघटित। अच्छा, सिर्फ इसका मुद्दा इतने तक नहीं है, अभी इसमें जोड़ते हैं थोड़ा सा, चूंकि हमारे बुक के अकॉर्डिंगली तो भाई इतनी सी बात कर लेते हैं, लेकिन अभी जोड़ते हैं, अभी हमारे सिनेरियो के हिसाब से जो चल रहा है उसके हिसाब से अगर जोड़ते हैं तो भाई इसको प्रोसेस करके, है ना, इस चीज को प्रोसेस करके इससे व्हीकल्स भी चलाई जा सकती है, गाड़ियां चलाई जा सकती है इसको कंप्रेस करके। ठीक है, तो मतलब गोबर गैस जो प्लांट जो सिर्फ और सिर्फ पहले समझी जाती थी कि भाई खाना बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारा गोबर लगेगा, थोड़ी बहुत गैस मिलेगी, ऐसा कुछ सोचते थे, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ी सी हम कह रहे हैं बार बार कि तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, तकनीकों का प्रयोग किया हमने, क्या किया भाई, उपलों को उठा करके तब्दील कर लिया, अब किसके रूप में, वो हम ले आए उसी गोबर को, उपले हटा दिए, गोबर में ले आए, घोला, उससे गैस निकाल रहे हैं। अब ये गैसें जलेंगी तो भाई पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा, है ना, कंपैरेटिवली कम होगा। दूसरा क्या भाई, तो इसमें राख नहीं बचेगी कुछ भी, ठीक है ना, तो मतलब ये हमारे लिए सहूलियत भरा हो गया। और जो इसका अपशिष्ट बचा है उसको ले जाकर के मैंने खेतों में मिला दिया, तो भाई खेतों में मिलाएंगे तो हमारी खेतों की उर्वरक शक्ति भी बढ़ रही, मतलब फसल का उत्पादन भी अच्छा हो गया। ठीक है, इसमें मेजरली आपको जो ध्यान में रखना है वो ये चीज रखना है कि भाई इसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन के जो सल्फाइड हैं वो मेनली बायोगैस के रूप में आते हैं। ठीक है, और छोटे क्वेश्चंस भी कई बार को पूछ लिए जाते हैं अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। चूंकि ये पूरी चैप्टर की हम बात करते हैं तो इसमें इसी प्रकार के ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं उन सबकी चर्चा की गई है। तो एक बार जरा इन सब के नाम देख लेते हैं फटाफट। ये जहां से हम एंट्री कराते हैं, जहां से स्लरीज को डाल रहे हैं, उसको करदम कहते हैं। ये मिट्टी का मतलब है भाई ये ढका हुआ है, मिट्टी के अंदर है, नीचे की तरफ है। ये हो गई हमारी गैस टंकी, इसको कहते हैं डाइजेस्टर, संपाचित्र, जो डाइजेस्ट करेगा, पाचन का काम करेगा, है ना, ये पाचन का ही तो काम कर रहा है, तो इसलिए डाइजेस्टर कहते हैं। फिर वापस से ये बाहर निकला तो इसको निर्गम टंकी कहते हैं, मतलब उसमें से उर्वरक के रूप में इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके लाभ के, आखिर इसको बनाने से क्या फायदा हुआ भाई। तो जैव गैस उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन होती है। अब आप बताइए, मैंने बोला था आप मीथेन जो है उसके पास कितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है भाई, 150 किलो जूल है उसके पास ऊष्मा, और 75% इसके अंदर क्या है, मीथेन ही है। तो मेरे लिए तो जलाने के लिए अच्छा स्रोत हो गया ना।
धुआं उत्पन्न किए बिना जलता, भाई गैस है, धुआं तो उत्पन्न करने नहीं वाली, ठीक है ना। जलने के पास कोयला तथा लकड़ी की भांति राख जैसा अपशिष्ट नहीं बचता और तपन क्षमता उच्च हो गई। भाई 150 किलो जूल किसी के पास होगा तो भैया वो तो तपन क्षमता तो ज्यादा होगी ना, बहुत ज्यादा एनर्जी। 75% जिसके पास में बना हुआ है क्या, मीथेन, तो उसके पास में क्षमता तो अधिक होगी, ठीक है ना। ये रहा एक और उसी तरीके से ब्लॉक डायग्राम, बिल्कुल सेम है कि भाई यहां से मिक्सिंग चैम्बर है, यहां से मिक्स किया, ले आया डाइजेस्टर में, डाइजेस्टर में उससे क्या किया भाई, डाइजेस्ट करा, यहां से जो गैसेस निकली वो इसमें से कलेक्ट होकर के ये पहुंच गई घर में, और ये बचा हुआ ये एक्सपेंशन चेंबर है, इसमें से उठा करके निकाल लिया, मतलब उर्वरक के रूप में, और ये बायो फर्टिलाइजर उर्वरक के रूप में हम क्या करते हैं, खेतों में मिक्स कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इसमें और कि बायोगैस का प्रयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में किया जा सकता है, जो मैंने अभी आपसे बात करी कि भाई उसको टंकी में एक फिलामेंट बना करके करते हैं। संयंत्र में बची स्लरी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होती है। देखिए हमको क्या चाहिए होता है भाई, हमको चाहिए होता है ना, जब बायोगैसेस के मतलब बायो मास को यूज करता है एज अ बायो फर्टिलाइजर, तो मुझे चाहिए होता है क्या, बायो फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का मतलब क्या भाई, उर्वरक का मतलब क्या, तो भाई जमीन के अंदर नाइट्रोजन की और फास्फोरस की वैल्यू बढ़ाए। नाइट्रोजन जैसा कि आपको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है भाई, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करें खाद के रूप में। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज कि भाई जो अपशिष्ट है उनका निपटारा कितना सुरक्षित है, तो इसका अपशिष्ट जो बचा इसका निपटारा बहुत सुरक्षित है, मिट्टी में मिला दिया खत्म हो जाएगा। जैसे कि हमने डिस्कस करा हुआ है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो बना रहते हैं उसका उसका जो अपशिष्ट है वही सबसे दिक्कत है। न्यूक्लियर एनर्जी से बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, लेकिन जो उसका अपशिष्ट बचा उसको कहां निपटाएं, तो भाई ये भी हमारे चेकलिस्ट में एक पॉइंट है कि भाई उसका जो अपशिष्ट बचेगा उसका निपटारा, तो इसका निपटारा आसान है, सुरक्षित है, मतलब इजीली उसको मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में वो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब हम इसके दूसरे टाइप पे बढ़ते हैं, मतलब जैव गैसेस, जैव मात्रा की बात कर ली, फिर जैव गैस की बात कर ली, बायोगैस की बात कर ली। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे एक और परंपरागत स्रोत की, जिसको हम कहते हैं भाई पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी आपको जैसा कि पता है कि भाई हवा में कितनी ताकत होती है, तो इस ताकत का हमने प्रयोग करना चाहा, तो इसका प्रयोग हम करते हैं कि हम इस विंड एनर्जी को कन्वर्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक इस तरीके की एनर्जी है जो आज की प्रेजेंस की जो एनर्जी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली फिट बैठता है। कैसे फिट बैठता है भाई, तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है तो मैं उसको हीट में कन्वर्ट कर सकता हूं, लाइट में कन्वर्ट कर सकता हूं, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूं, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूं, मतलब मुझे जिस एनर्जी में कन्वर्जन चाहिए मैं इजीली कर सकता हूं। और यह भी हमने बात करी है कि एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो कन्वर्जन हो रहा होता है ना, वो ड्यूरेशन जिस समय वो कन्वर्ट हो रही है वही मेरी वर्क डन है, वही मेरी कार्य है, वही तो मैं कार्य करा रहा हूं। जैसे ट्यूबलाइट जल रही है, उसका क्या काम है भाई, तो आपके लिए कार्य उसके लिए क्या होगा कि आपको प्रकाश दे दे, लेकिन ट्यूबलाइट को क्या इससे कोई मतलब है नहीं, उसको किस चीज से मतलब है, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी मिली, उसको मुझे लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना, वो कन्वर्टर है सिर्फ, लेकिन वही कन्वर्जन आपके लिए कार्य के तरीके से काम आती है। तो मतलब ऐसा कि मैं इस फॉर्मेट में एनर्जी लूं ना, जब मुझे स्रोत से ऊर्जा लेनी है तो मैं किस फॉर्म में ऊर्जा लूं भाई, तो मैं उस फॉर्म में ऊर्जा लेता हूं ना जिसका कन्वर्जन आसान हो, ठीक है ना, जिसका कन्वर्जन इजी हो वही फॉर्मेट लूंगा। तो इलेक्ट्रिसिटी एक बेस्ट एग्जांपल है, या जो विद्युत ऊर्जा है ये बेस्ट एग्जांपल है भाई हमारे लिए, जो मैक्सिमम चीजों में इजीली कन्वर्टेबल है। इसीलिए हमने क्या किया था, तापीय विद्युत संयंत्र बनाए थे, है ना, जो हमने तापमान दी, हीट जो प्रोड्यूस किया, उससे मैंने इलेक्ट्रिसिटी बनाने की कोशिश करी। डायरेक्टली मैं हीट भी तो यूज कर सकता था ना, लेकिन डायरेक्टली हीट कहां यूज होगा, जब मुझे हीट एनर्जी चाहिए, जब मुझे मैकेनिकल एनर्जी चाहिए तो फिर क्या करूंगा भाई, तो मुझे कुछ और फॉर्म करना पड़ता, कुछ और मुझे मशीनरी यूज करनी पड़ती, कुछ और तकनीक यूज होता, मुझे उससे एज अ लाइट एनर्जी यूज करना होता तो फिर से मुझे तकनीक में परिवर्तन करना होगा, ठीक है। तो इसलिए हम मुख्यतः क्या चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हो जाए, विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाए। तो पवन ऊर्जा से भी तात्पर्य क्या भाई कि इस पवन की जो ऊर्जा है, जो हवाओं का जो बहाव है, उसके पास जो ऊर्जा है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। अब भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मुझे जब कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या लगता है, जनरेटर। जनरेटर ही वो टर्म है ना जो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल में।
अब जनरेटर को क्या लगता है भाई, तो मुझे पता है जनरेटर को जो लगता है वो लगता है एक यांत्रिक ऊर्जा, कोई हो जो इसको घुमाए। अगर आपने इसको घुमाने में सफलता पा ली तो ये आपको बदले में विद्युत ऊर्जा गिफ्ट कर देगी। लेकिन आपको क्या करना होगा उसके लिए आपको यांत्रिक ऊर्जा देना होगा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है भाई, यांत्रिक ऊर्जा मतलब घुमाना पड़ेगा उसको। अब हमने जो टरबाइन बनाए, हमने टरबाइन को चलाने के लिए बांध बनाया, बांध का पानी छोड़ा उसके ऊपर, उसको घुमाया, तो क्यों घुमा रहे थे, यांत्रिक ऊर्जा देने के लिए, ताकि मेरा जनरेटर चले। और जनरेटर कैसा वर्क करता है, ये हमने जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो चैप्टर है उसके अंदर बहुत स्पेसिफिकली देखा हुआ। इन शॉर्ट में मैं यहां पे आपको डिस्कस कर लूं तो भाई आपको पता है कि जनरेटर किस तरीके से वर्क करता है। जनरेटर का मेन काम क्या होता है भाई, कि अगर आपने एक ऐसा पुली जैसा स्ट्रक्चर है, अगर इसको आप गोल गोल घुमाना शुरू करते हैं तो इसके अंदर लगी होती है आर्मेचर और ये दोनों साइड में लगे होते हैं मैग्नेट। ये मैग्नेट और आर्मेचर के कारण यहां पे विद्युत चुंबकीय अगर हम बात करते हैं तो धारा मिलती है। अब ये जो धारा मिलेगी यहां से, वही धारा मुझे चाहिए, इसी को विद्युत धारा कहूंगा मैं, ठीक है। तो मुझे इस जनरेटर को घुमाना है, घुमाने के लिए मैंने कहा कि हवा बह रही है, उस हवा का प्रयोग करता हूं मैं इसको घुमाने के लिए। तो भाई क्या करूं, उसके रास्ते में फैन रख दीजिए, ब्लेड्स रखेंगे तो भैया हवा चलेगी, वो हवा क्या करेगी, इसको घुमाएगी। जब घुमाएगी तो मैं उससे जोड़ दूंगा जनरेटर। ये देखिए ब्लेड्स लगे, यहां लगा जनरेटर, इससे घूमेगा, मुझे विद्युत धारा मिलेगा, सिंपल। लेकिन इसमें भी बहुत सारी समस्याएं भी हैं, बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, चलो उनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या होता है, कैसे होता है। तो सूर्य विकिरणों द्वारा भूखंड तथा जलाशयों के आसमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रवाह होता है। पहला फैक्टर, इसको चलने के लिए क्या चाहिए भाई, हवा बहनी चाहिए। हवा का बहाव क्यों होगा, आखिर ये हवाएं क्यों बहती हैं। जब आपको पता है हमारे वायुमंडल में, एक सिंपल सी बात बताइएगा, हमारा एक कमरा हो, उस कमरे में जितनी हवा है उतनी हवा है। अब वो अपने आप ऐसा बहने लगे कमरे में ही हवा, ऐसा होगा क्या? तो आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता, क्या करना पड़ता है, पंखा चलाना पड़ता है, फिर वो कुछ कराते हैं। लेकिन जब हम वायुमंडल की बात करते हैं तो हमारे पृथ्वी के पास में तो जो गैसों का गुब्बार है वो तो कंप्लीट है ना, फिक्स है ना, वो क्यों बहने लगे? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, वो गैसेस भी उसी के साथ में चल रहे हैं, वो क्यों ऐसा, हवा क्यों चलेगी, क्यों बहने लगे? तो हवा बहने का एक कारण ऐसा है कि हमें एक बात पता है कि जब गैसेस के टेम्परेचर बढ़ता है तो गैसेस एक्सपांड होती है, फैलती हैं। यही सुना है हमने। गैस को क्या करेंगे भाई, जब तापमान देंगे तो गैसें क्या होंगी, फैलेंगी। अब गैस फैल रही है मतलब क्या होगा भाई, उसको ज्यादा आयतन लगेगा ना। अब वो चाहेगी क्या कि मेरे पास है ना ज्यादा ऊर्जा रहे, कोई नहीं चाहता भाई ऐसा, वो अपनी ऊर्जा को रिलीज करके न्यूट्रल रहना चाहता है। तो एक सिंपल सी बात, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको पता चल जाएगा ये बात। ये पथरीला इलाका है ना, ये पूरा पत्थर हुआ, यहां के बाद खूब सारा इधर पानी भरा हुआ है, ये पूरा पानी पानी है, ये समुद्र हो गया, ये स्थल हो गया और ये समुद्र है। अब भाई एक बात बताएंगे, सूर्य उगा, चलिए भैया सूर्य को भी उगाते हैं। अब सूर्य से मिलने वाली जो ऊष्मा है वो यहां भी पड़ेगी और यहां भी पड़ेगी, किंतु स्थल पे जब ये पड़ेगी तो स्थल क्या करेगा, ये गर्म होगा तो ये नीचे से भी क्या करेगा भाई, इस एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक करेगा। कौन सी, जो सूर्य से मिली है ऊष्मा, उसको नीचे से भी रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ऊपर से भी आ रही है। मतलब यहां बीच की अगर हवाओं की बात करूं, यहां पे बीच की अगर मैं हवाओं की बात करता हूं तो यहां की बीच की हवाएं बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगी। इसके कंपैरिजन में जब ये समुद्र में बात करेंगे तो यहां क्या है भाई, यहां पानी है। ये पानी क्या करता है, मैक्सिमम हीट को ट्रैप कर लेता है, रख लेता है अपने अंदर। तो अगर आप देखेंगे तो इसका टेम्परेचर मतलब स्थल पे टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा और कंपैरेटिवली जब समुद्र तलों की तरफ चलेंगे तो कम मिलेगा। सिर्फ समुद्र ही नहीं, नदी हो, तालाब हो, उसका टेम्परेचर कम रहता है। आपको पता है गर्मी के दिनों में भाई हम बहुत पसंद करते हैं नदियों किनारे बैठना, क्यों, ठंडी ठंडी हवाएं आती है। क्यों आती है ठंडी हवाएं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कम है। अब एक सिंपल सा लॉजिक मुझे बताइए, यहां का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, यहां का टेम्परेचर कम हो गया, अब क्या होगा भाई, ये गैस है अब एक्सपांड हो रही है, किधर बढ़े, तो मैं उधर बढ़ूंगा ना जहां मेरे पास ये एक्स्ट्रा जो सूरज ने हमको दिया था वो हम हटा दें, तो किधर बढ़ जाए, तो हम कहेंगे भैया एक काम करो, चलते हैं समुद्र की ओर।
ठीक है ना। तो भैया ये चले कहाँ, ये पूरा का पूरा हवा जो है वो एक्सपांड होगी और किधर की तरफ मूव होने शुरू हो जाएगी भाई, वो समुद्र की तरफ। क्यों समुद्र की तरफ मूव हो रही है, क्योंकि इसका टेम्परेचर यहां जाकर के पानी क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, नॉर्मलाइज हो जाएंगे, इसीलिए हवाएं बहती हैं। अब ये तो एक एग्जांपल रहा मात्र। अब आपको मैं समझाता हूं कि इस पृथ्वी पर किसी भी दो जगह का टेम्परेचर में वेरिएशन हो जाए, तापमान में अंतर हो जाए, तो गर्म से ठंडे की तरफ हवाएं अपने आप बहनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक ऐसा महसूस कर सकते हैं, एक ऐसा कमरा जिसमें एसी चल रहा है बेहतरीन तरीके से, पूरी तरीके से उसको ठंडा कर दिया, और बाहर अच्छी धूप है लेकिन लू नहीं चल रहा, मतलब गर्मी नहीं है, गर्मी है लू नहीं चल रही, हवाएं नहीं बह रही है। अगर आप विंडो खोलिए, आपको हवा आती हुई महसूस होगी। अब आप कहेंगे ये हवा आ क्यों रही है भाई, तो हवा इसलिए आ रही है क्योंकि आपके कमरे का टेम्परेचर बहुत नीचे है और बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा, वो अपने आप धीरे 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 आपका कमरा गर्म होने आएगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। तापमान हमेशा उच्च तापमान से निम्न की तरफ बढ़ती है, और बढ़ेगी कैसे, कैरियर तो लगेंगे ना भाई, कैसे जाएंगे, बिना सवारी किए जाएंगे कैसे, तो जाएंगे किस पे सवार होके, तो वायु के कणों पे, जो गैसेस के जो कण है उस पे सवारी करके जाएंगे। तो भैया करो सवारी, सवारी करेंगे तो वो तो कण है ना, ठोस है, मेरे शरीर को अगर लगेंगी तो मुझे तो महसूस होगा हवाओं का बहना। समझ में आ चुका होगा आई थिंक। तो मतलब ये मुख्य कारण है किसका, हवा बहने का। ये क्यों देख रहे भाई, क्योंकि मुझे इस बहाव में जो ऊर्जा मिली थी, मैं क्या समझा रहा हूं, ये जो ठोस कण जो चल रहे हैं, गैस चल रही है मतलब ठोस के कण चल रहे हैं, ये जो ठोस के कण चल रहे हैं ये किसी चीज से टकराएंगे, वो जो ऊर्जा है, टकराने से जो ऊर्जा जो उत्पन्न हो रही है वही मुझे चाहिए। ठीक है ना। तो बह क्यों रही है हवा, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है। क्यों है टेम्परेचर का डिफरेंस, क्योंकि सूर्य की जो विकिरण है, सूर्य की जो एनर्जी है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से पड़ती है, अलग अलग गर्म करती है भाई, इस वजह से हवाएं बह रही। अब पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा निम्न कार्यों में किया जाता है। जो हम ये जो हमारी जो विंड एनर्जी है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मैंने क्या बताया कि उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं, किसका कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा का। कौन सी गतिज ऊर्जा, वो जो कण चल के आ रहे थे। तो देखिए, एक तो जल को कुओं से खींचने में, अनाज की चक्कियों को चलाने में, और टरबाइन घुमाने में, जिससे जनित्र द्वारा वैद्युत उत्पन्न किया जा सके। ये शुरू की दो जनरली हमारे कंट्री में तो यूज नहीं होती, रीजन मैं बता रहा हूं। ये जो पवन चक्की है इसका प्रयोग हमारे कंट्री में बहुत कम होती है। कारण क्या है भाई, हमारे कंट्री में हवाएं नहीं बहती हैं इतनी तेज कंटिन्यूअसली, जिससे कि इसका प्रयोग करें। देखिए, इसके लिए एक चीज है ना भाई, हवा बहनी चाहिए ना, इसमें हवा हमेशा बहती रहेगी, लगातार बहती रहेगी, तभी तो ये घूमेगा। अब हवा बहेगी नहीं जहां पे, वहां इसको लगाने से क्या फायदा। तो हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम कहां लगाएं, ऐसी जगह पे जहां हमेशा हवा बहे। तो उन कंट्रीज में इनका प्रयोग होता है जहां पे हवाएं लगातार बहती हैं। एक और मुद्दा है, कम से कम 15 किलोमीटर ऑन एन एवरेज, लगभग की बात करूं 15 किलोमीटर, या कई जगह पे आप देखेंगे तो 14 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहनी चाहिए, तब ये पवन चक्की का जो ब्लेड है वो घूम सकता है। अब कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पे इससे भी ज्यादा तेज हवा बहती। अब इससे ज्यादा तेज हवा बह रही है, तो आप सिंपल से एक बात समझिए, ये जो ब्लेड है, यहां पे मैं बना देता हूं, ये 3 ब्लेड का एक पवन चक्की, ये हो गई 3 ब्लेड। अब ये ब्लेड्स अगर घूमेगी तो मैं इसमें क्या करूंगा भाई, पीछे साइड में मैं एक ऐसा पुल्ली कस देता हूं। पुल्ली समझते होंगे, जिसपे से कि इसकी मैकेनिकल एनर्जी, जो इसकी यांत्रिक ऊर्जा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सको। तो इस पे से बेल्ट चढ़ाया और बेल्ट चढ़ा करके नीचे ले आए, और नीचे ले आकर के मैंने यहाँ पे क्या रख दिया भाई, तो मैं सबसे पहले तो अनाज की चक्की रखता हूँ। अनाज की चक्की में भी देखा होगा एक पुली लगी होती है, इस पुली को चलाया मतलब अनाज अब पिसना शुरू हो जाएगा। भाई घुमाना ही तो था, डीजल इंजन से घुमा रहे थे, मोटर से घुमा रहे थे, वो आप इससे घुमा लीजिए। दूसरा, पानी निकालने के लिए, अब ये घूम रहा है ना, ये घूम रहा है, ये पुली नीचे चली जाए, ठीक है, और इस पुली के साथ में हम अब कनेक्ट कर देते हैं क्या, एक बड़ी सी चक्री, और इस चक्री में क्या करे भाई, तो ऐसे कप नुमा स्ट्रक्चर्स, खूब सारे कप। अब कहेंगे इन कप से क्या करना है, तो इन कपों से ये करना है कि ये जब कप नीचे पानी में जब जाएंगे, तो ये कप क्या है भाई, नीचे की तरफ, ये देखिए ये वाला है ना सेगमेंट, ये पानी में डूबा हुआ है। अब जब ये नीचे पानी में जब जाएगा तो ये कप क्या करेगा भाई, वहां से पानी उठाएगा, ठीक है। इधर साइड में भी लगे होंगे ये ऐसा स्ट्रक्चर पूरा। अब ये क्या करेगा, डूब के आ रहा है, तो मतलब इस वजह से पानी भरा हुआ आएगा,
ये यहां पे आ गया, ये पानी भरा हुआ आ गया, पानी भरा हुआ आ गया, यहां पे आएगा, इस पानी को खाली कर लेंगे। अब यहां से फिर से जाएगा, फिर से नीचे से डूबेगा, मतलब ये गोल गोल घूम रहा है, तो ये चक्री बार बार पानी तो उठाएगा ना। कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर, कुछ इस प्रकार की चीजें करके हम क्या कर सकते हैं भाई, जल खींच सकते हैं, इससे आटा चक्कियां चला सकते हैं, या फिर जिसमें मैं डिस्कस कर ही रहा हूं कि इसको घुमा करके हम टरबाइन मतलब वही जनरेटर चलाना है मुझे, जिससे कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। लेकिन कुछ बातें हैं जिनके हम करते हैं। यहाँ पे एकल पवन चक्की से बहुत कम उत्पादन होता है, इसलिए बहुत सारी पवन चक्कियों को एक साथ स्थापित किया जाता है, और यह स्थान पवन ऊर्जा फार्म कहलाती है। ठीक है ना, एनर्जी फार्म ही कहलाएगी ना भाई, फार्मिंग ही तो हो रही है एक तरीके से, तो पवन ऊर्जा फार्म कहलाती है। लेकिन इसके लिए बहुत सारी यूनिट्स चाहिए, एक से एक जो टावर लगी हुई है, ये एक टावर से बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है, बहुत कम, तो ऐसी बहुत सारी लगेंगी। अच्छा, इसमें कुछ दिक्कतें हैं, इसको बहुत सारा लगाना है तो बहुत सारा लैंड चाहिए, बहुत सारी जगह चाहिए। अब ये बहुत सारी जगह मिलेगी कहां भाई, खेती योग्य जो भूमि होगी वहां तो लगाऊंगा नहीं, क्योंकि वहां खेती करना है। तो इसको ऐसी जगहों पे लगाते जो पठारी क्षेत्रों, जहां पे हवा हमेशा आती हो, तो पठारी क्षेत्रों में भी लगाने के लिए बहुत सारा एरिया चाहिए। इसका इनिशियल कॉस्टिंग बहुत है, ये जो पिलर्स जो लगे हैं इनको इंस्टॉल करना थोड़ा सा महंगा है, इसका मेंटेनेंस भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा महंगा है, और उसके एवज में जो एनर्जी देती है कंपैरेटिवली कम दे रही है। कुल मिलाकर के इकोनॉमिकल है, ऐसा नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकल कहने का मतलब एक चीज ऐसा होता है कि मुझे कम इनपुट्स में बहुत सारी मिल रही है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बहुत कम इनपुट नहीं लग रहा, इसमें भी अच्छा खासा इसमें इनपुट लगता है। तो इसमें कुछ दिक्कतें क्या आई भाई, बहुत सारा लैंड चाहिए इसको लगाने के लिए, दूसरा एक यूनिट कम एनर्जी दे पा रही है, इसके जो ब्लेड्स हैं उनके मेंटेनेंस में दिक्कतें हैं। ठीक है ना, अब इनको चलाने के लिए क्या चाहिए भाई, तो इनको चलाने के लिए जो हमने बात करी कि भाई कम से कम 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की हवा होनी चाहिए, तभी ये घूमेंगे। ठीक है, अब इसके लाभ की अगर हम बात करते हैं तो एक लाभ तो यह कि पर्यावरण हितैषी, भाई इसमें कोई चीज जलने वलने का कोई आइटम नहीं है, कोई चीज जल नहीं रही है। अब कोई चीज जल नहीं रही है, इसका मतलब क्या होगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा मतलब कोई विषैली गैस नहीं मिल रही है, हमारे पर्यावरण का नुकसान नहीं हो रहा है, ये इसकी अच्छी चीज होगी भाई। दूसरा क्या, नवीकरणीय है, मतलब इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जब जब हवा चलेगी इस्तेमाल हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। ठीक है ना, जब जब हवा चलेगी घुमाएगा, इससे मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तो मतलब इसमें कोई हमको नुकसान ऐसा नहीं हो रहा है, और बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जो खत्म हो जाएगा। अगला, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार खर्चा या लागत नहीं होता, एक बार जब इंस्टॉल हो गया तो हो गया। ऐसा नहीं हो तापीय संयंत्र जैसा कि भैया कोयला लाएंगे तो कोयला खरीदेंगे हर बार, वो जलेगा तब जाकर के मुझे उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी ना, यहां पे एक बार इंस्टॉल हो गया, मुझे इजीली इससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी, इसमें मुझे बार बार कोई खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। अब जैसा कि हम चर्चा कर ही रहे थे कि भाई लाभ होगा तो हानि भी होगी, तो इसके हानियां क्या क्या है, हानियां क्या है भाई, तो हानियां इसमें यह होगी कि पवन ऊर्जा फार्म के लिए अत्यधिक भूमि, मैं चर्चा कर रहा था, एक पिलर काम नहीं आती, बहुत सारी जगह चाहिए, 15 से 20 किलोमीटर की हवा होगी तो ही काम करना भैया, अगर नहीं होगी तो ये किसी काम का नहीं है। अत्यधिक प्रारंभिक लागत, इनिशियल कॉस्टिंग इसकी बहुत ज्यादा है। पवन चक्की के जो ब्लेड्स है, इसका जो प्रबंधन मतलब इसको लगाना, मतलब इसका मेंटेनेंस करना, ये हाईली कॉस्ट होता है भाई, ज्यादा कॉस्ट होता है। अब अगर थोड़ी देर के लिए इसके वर्किंग को देख ले एक बार फिर से, तो इस एनिमेशन से थोड़ा सा और बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए ये घूम रहा है, बहुत तेज हवा चल रही है, घूम रहा है, इससे एक शाफ्ट जुड़ा है, ये शाफ्ट क्या कर रहा है भाई, तो ये यहां पे लगा, ये देखिए जनरेटर, इस जनरेटर को तेजी से घुमा रहा है, मुझे यहां से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। ठीक है, और इसके पीछे एक इस तरीके का अरेंजमेंट लगाते हैं, यहां पे एक फ्लैग भी लगा देते हैं। ये दो किस काम के होते हैं भाई, तो ये जो पीछे फ्लैग लगा ना ये वाला, ये इसको भाई अब हवा किस दिशा से चल रही है इसको अपने आप उस दिशा में टर्न कर देता है, हमें अलग से टर्न करने की जरूरत नहीं है। और इससे पता चलता है कि हवा की जो गति है, ये छोटा सा लगा हुआ है, तो इससे हवा की गति भी हमें पता चल रही होती है। ठीक है, तो भाई इतना सब कुछ था हमारे इस सेगमेंट में, हमने चर्चा करी जिनकी कि हमें बायोमास, बायोगैस और जो पवन ऊर्जा था, मतलब जो हमारे परंपरागत जो तौर था, जो परंपरागत हमारे ऊर्जा के स्रोत है, इसी के सेगमेंट में हमने इनकी भी चर्चा करी, हमने इनके लाभ देखे, इनकी हानियां देखी, हमने ये भी देखा कि ये किस तरीके से एनवायरमेंट पे अफेक्ट करते हैं। तो बाकी के कोर्सेज के लिए क्या करें भाई, तो उसके लिए आपको लिखना होता है आपके सर्च बॉक्स में magnetbrains.com, आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होता है जहां पे आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
मतलब आप अगर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हैं, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी, यूपीएससी, नीट, आईआईटी, जेई, ओलंपियाड, एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप टैप कीजिए, आपको उसके कोर्स कंटेंट मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, आप स्पोकन इंग्लिश को टैप करेंगे, आप वहां से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो कंप्लीट कर सकते हैं इसको भी। साथ ही जैसे कि आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से आपने टैप किया, आपकी सभी क्लासेस ओपन हो जाती हैं। आप अपने क्लास को टैप करते हैं, आपके सभी सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही आप सब्जेक्ट को टैप करते हैं उसके सभी चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं। मतलब सब कुछ अरेंज्ड फॉर्मेट में है भाई, यहां भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इस चैप्टर को ओपन करेंगे, यहां पे आपको इससे रिलेटेड इसके कॉन्सेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन, न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है भाई। टैप करेंगे, आपका वीडियो कुछ इस प्रकार से प्ले हो जाता है, जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात, यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर चले जाएंगे भाई। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे और कुछ टॉपिक्स के साथ अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।